पिछले क्लास में हम लोग एडिशन ऑफ टू वेक्टर से रिलेटेड कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे और उसी पॉइंट्स पर बच्चों कुछ बेस्ट क्वेश्चन और भी है, उसको जरा देखने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम लोग इसके थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे बच्चों। जब पूरा वेक्टर खत्म हो जाएगा बच्चों, तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रह जाता है उसको हम लोग बच्चों लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। और उतना कर लेने के बाद बच्चों कोई भी क्वेश्चन अगर आपको कंपटीशन में आएगा तो आपसे क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों। तो आइए सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या कर रहा है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। कर रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स व्हिच रिजल्टेंट में बी जीरो। कर रहा है कि इसमें से कौन फोर्स का सेट से, फोर्स देख रहा है बच्चों, फोर्स का सेट्स है जिसका रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो हो सकता है। तो देखिए बच्चों तीन फोर्स है और तीनों का रिजल्टेंट जीरो कब संभव है बताइए। तो देखिए तीन फोर्स है ना, तो तीनों का रिजल्टेंट जीरो संभव कब होगा वो समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लेते बच्चों की एक फोर्स है ये पूरा, ठीक है, और एक फोर्स है आपका क्या है F। अब ये दोनों का रिजल्टेंट बच्चों इधर होगा, कुछ भी तो आएगा ना, कुछ तो आएगा रिजल्टेंट, ठीक है, ये दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा। अच्छा देखिए ये दोनों का जितना रिजल्टेंट इधर हुआ उतना ही अमाउंट में अगर इधर फोर्स लगाया जाएगा, उतना ही अमाउंट में जितना इसका आएगा, जैसे मान लो कि 8 न्यूटन आएगा, इतना ही अगर इधर फोर्स 8 न्यूटन का लगाया जाएगा, इसको नाम दीजिए F3। तब तो आप बोल सकते हैं ना कि सर F1 अब प्लस F2 अब प्लस F3 का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आ रही बात समझ में, जितना ये दोनों का होगा रिजल्टेंट बच्चों उधर उतना ही अमाउंट में अगर इधर फोर्स लगा देंगे बच्चों तो ये तीनों फोर्स का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर ये बच्चों ऐसा ही कुछ करेंगे। तो अब देखिए ये ऑप्शन को जरा चेक करते हैं इसका रिजल्टेंट जीरो हुआ कि नहीं होगा। तो देखिए बच्चों ये दो फोर्स को आप ले लीजिए, इसको चेक करने के लिए दो फोर्स को ले लीजिए, दो फोर्स ये दोनों को मान के लेते हैं बच्चों। तो इसका मैक्सिमम कितना होगा बताइए, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा सर 6 न्यूटन, है कि नहीं, और मिनिमम जो वैल्यू हो जाएगा आपका कितना हो जाए बताइए, 2 न्यूटन, आप तो पढ़े हैं। अब ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट का जो वैल्यू है बच्चों 2 से 6 के बीच में होगा। तो 2 से 6 के बीच में होगा, इसका मतलब 5 भी होगा, 5 होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग 2 न्यूटन 4 न्यूटन को इस प्रकार से अरेंज करके करेंगे कि उसका रिजल्टेंट 5 न्यूटन हो जाए, और जैसे जिधर 5 न्यूटन दोनों का रिजल्टेंट उसका अपोजिट में अगर 5 न्यूटन लगेगा तब उस केस में रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आरी बात समझ में किस क्या कर रहे हैं। सो तो आप क्या करेंगे, दोनों का मैक्सिमम निकालेंगे और मिनिमम निकालेंगे, और जो थर्ड फोर्स है वो फोर्स अगर इसके मैक्सिमम मिनिमम के बीच में अगर लाइज करता है तब वो तीनों फोर्स का रिजल्टेंट संभव है क्या, जीरो। तो यहां पर बच्चों जीरो हो जाएगा क्योंकि ये दोनों का रिजल्टेंट 5 भी हो सकता है, और 5 जीरो इसका अपोजिट में 5 लग जाएगा, रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। तो ये सेट है जिसका रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो है। अब इस आप कहोगे सर ये 2 4 खाली लिया, आप 4 5 लोगे तो तब भी आप चेक करोगे तो ही होगा। देखो 4 और 5 को अगर लोगे, 4 और 5 का तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा बताइए, 4 और 5 का लेंगे तो मैक्सिमम हो जाएगा 9 न्यूटन, और मिनिमम कितना हो जाएगा बताइए, मिनिमम हो जाएगा 1 न्यूटन। अब 1 से 9 के बीच में देखिए 2 न्यूटन लाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका रिजल्टेंट जीरो संभव है। तो कोई बच्चों दो फोर्स को ले लीजिए, उसका मैक्सिमम और मिनिमम निकालिए, और उसके रेंज में अगर थर्ड फोर्स आता है तो उसका रिजल्टेंट, तीनों का रिजल्टेंट जीरो संभव है। जीरो संभव मतलब इस प्रकार से रेंज किया जा सकता है कि तीनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, इसको देखिए, अगर इसको बात करते तो मैक्सिमम आपका हो जाएगा कितना बताइए, मैक्सिमम हो जाएगा सर 7 न्यूटन, और मिनिमम कितना हो जाएगा बताइए, मिनिमम हो जाएगा 3 न्यूटन। तो 3 से 7 के बीच में लाइज करेगा, तो 8 तो इसमें लाइज क्या नहीं। ये तीनों फोर्स के बच्चों कुछ भी कर लो, कितनों भी एंगल पर अरेंज कर लो, ये तीनों का रिजल्टेंट जीरो नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ रिजल्टेंट मिलेगा। तो लेकिन आपसे पूछ रहा है किसका रिजल्टेंट जीरो संभव है, तो बी वाला सेट का रिजल्टेंट जीरो संभव नहीं। अब इसमें देखिए 1 3 2, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, ये दोनों को लेंगे तो किसी दो को ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 4 न्यूटन, मिनिमम कितना हो जाएगा, 3 में से एक जाएगा तो 2 न्यूटन, है कि नहीं। तो देखिए दो इसमें लाइज कर रहा है,
कर रहा है ना, इसका मतलब इसका भी रिजल्टेंट 0 संभव है। अब इसको देखते हैं तो मैक्सिमम कितना हो गया 10 न्यूटन और मिनिमम कितना हो गया 6 न्यूटन, है ना। तो फिर 11 इसमें लाइज नहीं कर रहा बच्चों, इसका भी आपका क्या होगा रिजल्टेंट 0 संभव नहीं है। इसको देखिए, इसका मैक्सिमम हो जाएगा कितना 9 न्यूटन और मिनिमम हो जाएगा 1 न्यूटन। तो इसमें बच्चों 6 न्यूटन लाइज कर रहा है, इसलिए इसका रिजल्टेंट क्या होगा 0। यानी 3 वो यहाँ पर जो ऑप्शन था बच्चों उसका रिजल्टेंट 0 संभव है और 2 का आपका नहीं है। तो हम लोग कैसे किए चेक, याद समझ में आ रहा है, किसी दो को ले लीजिए, उसका मैक्सिमम मिनिमम निकालिए और थर्ड उसके मैक्सिमम मिनिमम के बीच में लाइज करता है उसका रिजल्टेंट 0 संभव है, और अगर नहीं लाइज करता है तो कुछ भी कर लीजिए उसका रिजल्टेंट 0 संभव नहीं है बच्चों। आ रही बात समझ में ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन भी बच्चों एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसको लाने के पीछे थोड़ा सा मकसद है, जो पीछे फॉर्मूला बताए हैं इसलिए इसको हम लोग बात करें। फॉर्मूला पर बेस्ड इसका आंसर दे रहा है बच्चों, देखते हैं। कह रहा लेट ए एंड बी द टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट ईच। 2 वेक्टर है और ये क्या है बताइए, ये है, ठीक है ना, और आपका क्या है बी, दोनों का मैग्नीट्यूड करा कितना है 10 यूनिट्स है। कितना बताइए 10 यूनिट्स है, ठीक है। ये फिर दे आर इनक्लाइंड टू एक्स एक्सिस एट एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। कह रहा है बच्चों क्या है ना कि ये एक्स एक्सिस के साथ, किसके साथ एक्स एक्सिस के साथ बना लीजिए एक्स एक्सिस, ये मान लेते एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या है वाई एक्सिस है। आ रही बात समझ में। चलिए एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या होगा वाई। तो ए जो वेक्टर है बच्चों कितना एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है 30 डिग्री, और बी जो है वो कितना बना रहा है 60 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ। तो चलिए वो देखते हैं। एक वेक्टर है बच्चों ऐसे और एक वेक्टर आपका क्या है ऐसे, है ना। आ रही बात समझ में। अब ए जो बच्चों ए जो है ना ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है और ये कितना बना रहा है 60 डिग्री। क्वेश्चन में कर रहा है ये ए वेक्टर है और ये आपका क्या है बी। तो कह रहा है कि फाइंड द रिजल्टेंट, फाइंड द रिजल्ट, यानी रिजल्टेंट वेक्टर पूछ रहा है बच्चों। तो एक अब बताइए दोनों का मैग्नीट्यूड दे दिया है, ये 60 है ये 30 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बताइए 30 डिग्री, कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो आपका रिजल्टेंट का जो वैल्यू हो जाएगा बच्चों आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट 10 ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 30 डिग्री, है ना। और बराबर सब वैल्यू दिया बच्चों, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू 10 इंटू cos 30। ऐसे हम लोग क्या करें इसको सोल्व करके आंसर ले आएंगे बच्चों। लेकिन ऐसे आंसर नहीं दिया हुआ, ठीक है ना, ऐसे आंसर इसका नहीं दिया हुआ है। इसका आंसर जो बच्चों ने पिछले दिन बात किए थे ना कि 2a cos थीटा बाई 2 होता है एक फॉर्मूला, आप इसको भी सोल्व करेंगे तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको पढ़ा दिए बच्चे फॉर्मूला, तो इसीलिए इसको शुरू कर रहे हैं। तो हो गया 2, a का वैल्यू लीजिए 10 और क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री है ना ये, तो 15 हो जाएगा। सीधा सीधी आप ऐसे आंसर कर लेंगे, ठीक है ना। तो आपको इसी फॉर्म में आंसर दे रहा है, तो कितना हो जाएगा, तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो रिजल्टेंट जो वेक्टर हो गया वो कितना हो गया 20 cos 15 यूनिट्स का जाएगा, है ना। और ये दोनों वैल्यू क्या है ना बच्चों मैग्नीट्यूड बराबर है, तो आपका रिजल्टेंट जो होगा वो बाइसेक्टर लाइन पर जाएगा, है ना, बाइसेक्टर लाइन पर जाएगा, मतलब ऐसे जाएगा रिजल्टेंट, ठीक है। तो अगर 30 डिग्री है तो बच्चों ये कितना होगा बताइए 15 डिग्री हो जाएगा, और ये भी आपका क्या हो जाएगा 15 डिग्री। तो एक्स एक्सिस के साथ रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है, अगर आपसे कोई पूछेगा तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा बताइए 30 प्लस 15, तो कितना हो जाएगा 45। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि R इज इक्वल टू हो गया कितना 20 cos 15 यूनिट्स, ठीक है ना, एट एंगल 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, विथ एक्स एक्सिस। आ रही बात समझ में ना। ये बच्चों इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये पिछले दिन 2 पॉइंट इस पर बात किए थे बच्चों, उसी पर ये क्वेश्चन को हम लोग क्या किए इसको डिस्कस कर दिए, ठीक है ना। अब चलिए आगे देखते हैं क्या है। बच्चों पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स। तो देखो बच्चों अभी तक हम लोग पढ़े थे एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, तो 2 वेक्टर को हम लोग कैसे रिजल्टेंट निकालते हैं बच्चों ये हम लोग सीख लिए।
अब एक कोई जरूरी नहीं है कि किसी बॉडी पर 2 ही फोर्स लगेगा, 3 फोर्स लग सकता है, 4 फोर्स लग सकता है, 5 फोर्स लग सकता है। तो 2 से ज्यादा अगर वेक्टर आता है तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो उसी को बच्चों हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करेंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जब रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए सीख जाएंगे तो बच्चों उसके मैग्नीट्यूड को भी हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्या कह रहे हैं इसमें। तो देखिए लिखा हुआ बच्चों क्या ना, एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या, पॉलीगन्स रूल्स। मतलब हम लोग पॉलीगन का यूज करते हैं बच्चों, 2 से ज्यादा वेक्टर का एडिशन करने के लिए हम लोग उसको बोलते हैं पॉलीगन्स रूल्स। तो चलिए पहले आपको याद दिलाते हैं कि 2 वेक्टर को ऐड करने के लिए क्या करते थे। याद कीजिए 2 वेक्टर को ऐड करने, ट्रायंगल लॉ याद कीजिए बच्चों। 2 वेक्टर को ऐड करना रहता था, जैसे ए था और बी था, तो हमको ट्रायंगल की जरूरत पड़ी थी, ठीक है ना। ऐसे ट्रायंगल लॉ, दोनों वेक्टर को सेम डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करते थे, तो थर्ड जो होता था वो रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता था। यानी 2 वेक्टर को ऐड करने के लिए हमको 3 साइड का पॉलीगन की जरूरत पड़ रहा था। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि 2 वेक्टर को जब ऐड कर रहे थे तो 3 साइड का पॉलीगन की जरूरत पड़ रही थी। 2 वेक्टर उसके साइड से रिप्रेजेंट हो रहा था और एक जो साइड बच रहा था वो रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो अगर हम लोग बच्चों मान लेते हैं कि 3 वेक्टर को ऐड करना, 3 वेक्टर को ऐड करना है, इसका मतलब क्या है ना कि 4 साइड का पॉलीगन यूज करना पड़ेगा। 4 साइड का क्या करना पड़ेगा, पॉलीगन यूज करना पड़ेगा। 3 तो आपको क्या हो जाएगा ना, 3 तो बच्चों उसके साइड को रिप्रेजेंट कर देगा 3 वेक्टर, तो एक साइड जो बचेगा पॉलीगन का वो आपका क्या होगा, रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जितने वेक्टर को आपको ऐड करना है उससे एक ज्यादा साइड वाला पॉलीगन की जरूरत पड़ेगी आपको। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे पॉलीगन से, ठीक है ना। हाँ, तो सभी को क्या करना बताओ, सेम सेंस में रिप्रेजेंट करना। जितने वेक्टर को आपको ऐड करना है सभी को सेम सेंस में यानी सेम डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करना है, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। वो बच्चों क्वेश्चन से पता चलेगा कि क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज। तो आइए हम आपको समझाते हैं क्वेश्चन लेकर। जैसे देखिए मान लेते हैं क्या ना कि एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर आपके पास ए है और एक वेक्टर ए है। 4 वेक्टर बच्चों हम लोग लिए हैं, ठीक है ना। 4 वेक्टर यहाँ पर लिए हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी और वेक्टर डी। तो हम लोग देख रहे हैं कि 4 वेक्टर आपका क्या है ना यहाँ पर एडिशन करना चाहते हैं, 4 वेक्टर का। तो आपको यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि 5 साइड का पॉलीगन बनेगा। तो आइए इसको देखते हैं रिप्रेजेंट करते कैसे करेंगे। इसको हम लोग क्या करना बच्चों बताओ, सम करना है। कितना क्या करना है, सम करना है, ठीक है। तो सभी वेक्टर को बच्चों सेम डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे, सेम सेंस में रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए वेक्टर आपका क्या है बच्चों, यहाँ पर ये है, देखिए आदि आर्यवास में वेक्टर ये है और सेम सेंस में रिप्रेजेंट करना है तो सभी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करना पड़ेगा हमको। तो ए वेक्टर ये हो गया बच्चों, बी वेक्टर को आप क्या कर दीजिए, पैरेलल शिफ्ट कर दीजिए और यहाँ पर दिखा दीजिए बी वेक्टर, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, बी वेक्टर हो जाएगा बच्चों। ये क्या हो जाएगा आपका, बी वेक्टर हो जाएगा। फिर सी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो सी वेक्टर आपका कैसा चला जाएगा, इधर चला जाएगा बच्चों। सी वेक्टर आपको ऐसा चला जाएगा, है ना। चलिए सी वेक्टर हो गया। डी वेक्टर बच्चों इधर जा रहा है, ठीक है। तो डी वेक्टर को आप ऐसे दिखा दीजिए, है ना। सभी को पैरेलल शिफ्ट कर दिए तो सभी वेक्टर जो है बच्चों आपका क्या हो गया बताइए, सेम डायरेक्शन में रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 साइड हो गया बच्चों पॉलीगन का। तो ये थर्ड जो लास्ट जो होगा रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। इसको ऐसे मिला लीजिए, इसको आप क्या कर लीजिए, ऐसे मिला लीजिए। तो ये जो हो जाएगा बच्चों ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो सर यहाँ पर R इज इक्वल टू हो जाएगा सर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, है ना। सभी देखिए सभी वेक्टर सेम डायरेक्शन में रिप्रेजेंट है तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा ये पूरी डायरेक्शन। तो ये 4 वेक्टर को बच्चों हम लोग पॉलीगन से ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए। अब इसको बच्चों लोग ट्रायंगल लॉ से भी पढ़े हैं, तो हम लोग ट्रायंगल लॉ से भी प्रूव कर सकते हैं। देखिए ये वेक्टर ए और वेक्टर बी है तो ये आपका क्या हो जाएगा बताइए, ये जो हो जाएगा बच्चों आपका क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। और यहाँ पर लिख देंगे कितना, ए प्लस बी। और ये बात में अब देखिए ए प्लस बी और सी सेम डायरेक्शन है बच्चों,
तो फिर ये आपका क्या हो जाएगा बताइए, ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। और ये बात समझ में, इसको क्या लिखेंगे बताइए, इसको लिख लेंगे सर a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब a प्लस बी प्लस सी, देखिए एक ट्रायंगल से देखिए, इधर जा रहा है वेक्टर और एक इधर जा रहा है, फिर ये रिजल्टेंट हो जाएगा बच्चों। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, a प्लस बी प्लस सी प्लस क्या हो जाएगा, देख रहे हैं ना, ये इसको ट्रायंगल और से तोड़ तोड़ के भी हम लोग प्रूव कर लिए कि r इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस। तो हम लोग बच्चों इस प्रकार से रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी तक तो बच्चों हम लोग रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, लेकिन सर मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। अगर मान लो कि 10 न्यूटन है, ठीक है, ये 15 न्यूटन है, 5 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है, तो टोटल रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू कितना होगा। ये तो हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए कि रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जब 2 से ज्यादा वेक्टर आपका क्या होगा क्वेश्चन में आएगा। आर्य बस में तो इसको 2 से ज्यादा वेक्टर अगर आपको क्वेश्चन में आता है ना बच्चों, तो इसको सिंपल मेथड से जोड़ना थोड़ा टफ काम हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे बच्चों रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, जिसको हम लोग कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर बोलते हैं। अगर वो हम लोग सीख जाएंगे ना बच्चों, तो दो को तो ऐड कर ही पाएंगे, 2 3 4 5 जितने वेक्टर होगा सभी को हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे बच्चों रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ लेंगे बच्चों, तो फिर वापस आएंगे एडिशन ऑफ 2 वेक्टर पर, 3 वेक्टर पर, 4 वेक्टर पर आएंगे। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग 2 से ज्यादा वेक्टर पर रिजल्टेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को बच्चों हम लोग अभी फिलहाल सीखेंगे आर्य भाषा में। तो आगे इसको देखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ ए 2 वेक्टर। उसके बाद उस पर बेस्ड, मतलब कहने का मेरा मतलब ये हो ना कि अगर वो सीख जाएंगे बच्चों, तो जितने वेक्टर होगा उसको आप इजीली आप क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बच्चों बात करेंगे क्या, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स। क्या बात करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर देखिए क्या है। जैसे मान लेते बच्चों कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर आपके पास क्या है, बी है। ये वेक्टर आपके पास ए है और ये वेक्टर आपके पास क्या है, बी है। और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। समझ रहे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर आपका क्या है, बी है, दोनों के बीच का एंगल बच्चों क्या है, थीटा है। अब इसको ऐड नहीं करना है हमको, क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना। हमको क्या निकालना बताइए, r इज इक्वल टू ए माइनस बी निकालना है। r इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी तो समझ ही गए। अब हम लोग क्या निकालना है, a माइनस बी। अच्छा ठीक है, तो a माइनस बी है, तो इसको जरा देखो तो कैसे लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू ए माइनस बी। और a माइनस बी को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस माइनस बी लिख सकते कि नहीं लिख सकते। तो आप बोल सकते हैं कि सर एक्चुअल में a माइनस बी जो है, a माइनस बी जो है एक्चुअल में a और माइनस बी का सम है। किसका सम है बताइए, a और माइनस बी का क्या सम है। तो हम लोग a और माइनस बी को ऐड करेंगे बच्चों, तो हम लोग क्या मिल जाएगा, a माइनस बी। तो यही काम करेंगे बच्चों। तो क्या करेंगे बताइए, हम लोग करेंगे a और माइनस बी को ऐड करेंगे। तो a तो आपको है ही, माइनस बी, तो b इधर गया बच्चों, तो माइनस लग जाने से आपका डायरेक्शन बदल जाता है। तो माइनस बी आपका इधर हो जाएगा, माइनस बी आपका क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा बच्चों। आर्य भाषा में माइनस बी आपका इधर हो जाएगा। अगर b आपको उधर है तो माइनस बी इधर है। अब इसको ऐड करना है, तो ऐड करना है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, पैरेललोग्राम से ऐड कर दिखा सकते हैं, नहीं तो ट्रायंगलों से दिखा सकते हैं। तो हम लोग इसको बच्चों पैरेललोग्राम से दिखाते हैं। तो इसके पैरेलल में ये लाइन खींच दीजिए और इसके पैरेलल में क्या कर लीजिए, ये लाइन को खींच दीजिए। ठीक है, तो ऐसा कर लेंगे बच्चों, ठीक है ना, ऐसा कर लेंगे, ऐसे देख रहे हैं ना, इसके पैरेलल ऐसे। तो ये जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा आर्य भाषा में। तो यही r जो हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा बताइए, r जो हो जाएगा वही हो जाएगा a प्लस माइनस बी, यानी क्या हो जाएगा, a माइनस। ठीक है, एडिशन नहीं करना था हम लोग, क्या करना था, सब्ट्रैक्शन करना था। किसको सब्ट्रैक्शन करना है, a माइनस बी। इसका मतलब a और माइनस बी को ऐड कर लेना है। चलिए ठीक है, तो ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। अब ये सब्ट्रैक्शन जो आया बच्चों, उसका r जो बोल रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो देखिए हम लोग एडिशन का फॉर्मूला पढ़े थे,
आर इज इक्वल टू हम लोग पढ़े थे कितना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है ना, ये पढ़े थे बच्चों। तो यहाँ पर जिसको ऐड करते थे उसका मैग्नीट्यूड ए और बी होता था, और थीटा जो होता था जिसको ऐड करते थे, थीटा जो था जिस वेक्टर को ऐड करते थे उसके बीच का एंगल। तो यहाँ ए और बी को ऐड करते थे तो वो एंगल ही होता था। लेकिन यहाँ पर बच्चों क्या है ना, यहाँ पर ए और माइनस बी को ऐड करते, ए इधर है माइनस बी इधर है, तो ए एंगल ही होगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बताइए, ये एंगल हो जाएगा सर 180 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि टोटल तो 180 होता है, ये थीटा आते कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो चलिए मैग्नीट्यूड लिखते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ तक तो सही होगा क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड यही रह गया और माइनस बी का मैग्नीट्यूड या फिर बी का मैग्नीट्यूड वो तो सेम हो जाएगा। तो यहाँ तक तो सेम है, लेकिन एंगल जो है बच्चों यहाँ पर बदल जाएगा, कॉस यहाँ पर कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो ये आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा हो जाएगा। आ रही बात में, ये हो जाएगा बच्चों, ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, हो जाएगा ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालने का। आ रही बात में ना, क्या करें इससे, ये हो जाएगा। लेकिन अब ये थीटा किस, जब ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो थीटा किसके बीच का एंगल होगा, ए एंड बी के बीच का एंगल होगा। एंगल बिटवीन क्या होगा, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी होगा बच्चों। जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो थीटा किसके बीच का एंगल है, ए एंड बी के बीच का एंगल है। आ रही बात में, तो सब्ट्रैक्शन में बच्चों ऐसे मैग्नीट्यूड निकाले। चलिए ठीक है, उसके बाद हम लोग पिछले दिन बात किए थे कि रिजल्टेंट अगर ए के साथ अगर अल्फा एंगल बनाता है, क्या बनाता है, अल्फा एंगल बनाता है, क्या बनाता है, अल्फा एंगल बनाता है। तो हम लोग पढ़े थे बच्चों, एडिशन में पढ़े थे tan अल्फा इज इक्वल टू पढ़े थे b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। तो बस यहाँ पर थीटा बदलेगा बच्चों, मैग्नीट्यूड तो वही रह जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे बताइए, tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा। थीटा के यहाँ पर कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। मैग्नीट्यूड b और माइनस b सब तो सेम ही है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा b sin 180 माइनस थीटा बाई a प्लस b cos 180 माइनस थीटा। आ रही बात समझ में, चलिए इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बच्चों। चलिए अब हम लोग इसको सोल्व कर लेंगे तो क्या हो जाए बताइए, b sin थीटा हो जाएगा, sin 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा और a माइनस b cos थीटा। आ रही बात में, तो आपका क्या हो गया बताइए, tan अल्फा हो गया, tan अल्फा हो गया। अगर हम लोग इसको बच्चों मान लेते कि बीटा एंगल ये बीटा है, तो फिर tan बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, a के जगह पर b और b के जगह पर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो tan बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a sin थीटा बाई b बाई a cos थीटा। तो ये सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला हो गया बच्चों, उधर हम लोग एडिशन का पढ़े थे, ये आपका क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन का हो गया। अब इतने आइडिया को लेकर बच्चों हम लोग कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे, कुछ और भी पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इतना पहले नोट कर लेंगे, चलिए आगे इसको देखते हैं क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या लिखेंगे, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। किससे रिलेटेड, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर से रिलेटेड। तो पहला पॉइंट ये हो गया बच्चों, पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट की बात करते हैं। तो आपका ए जो वेक्टर है ना, ए वेक्टर, और ए आपका क्या है, बी वेक्टर है। तो ये माइनस बी तो आपका इधर हो गया, माइनस बी आपका क्या होगा, इधर हो गया ना। ये दोनों का रिजल्टेंट आपको क्या होगा, इधर हो गया। इसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी जो मिला बच्चों, वो सेम प्लेन में लाइज करेगा जिस प्लेन में ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, ठीक है ना। यानी कहना ये चाहते हैं कि ए माइनस बी जो मिलेगा ना, वो वैल्यू, वो वेक्टर जो है वो ए और बी के ही प्लेन में क्या करेगा, लाइज करेगा। एडिशन में भी बात किए थे ऐसा ही कि ए और बी को जब ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट जो वेक्टर मिलेगा वो वेक्टर ए और बी के ही प्लेन में लाइज करेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ए और माइनस बी वेक्टर, ए माइनस बी वेक्टर जो मिलेगा वो ए और बी के ही प्लेन में लाइज करेगा। तो इसको लैंग्वेज में आप बना कर लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट बच्चों हम लोग वहां पर लिखे थे कि वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, लेकिन यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो a माइनस बी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b माइनस, वहां पर a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए था,
लेकिन यहाँ पर बच्चों ए माइनस बी नॉट इज इक्वल टू बी माइनस ए है। आप इसको चाहे तो आप ग्राफ से भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप देख लीजिए, आप खुद से भी कर सकते, कोई बड़ा बात नहीं है। पहले ए ले लेंगे और बी ले लेंगे, फिर ए माइनस बी निकालेंगे, फिर बी माइनस ए निकालेंगे। आप देखोगे क्या ना, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके देखोगे तो देखोगे दोनों सेम नहीं आता है, इसलिए ए माइनस बी नॉट इज इक्वल टू बी माइनस ए, मतलब एक कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। थर्ड पॉइंट देखिए, उसमें एसोसिएटिव लॉ बोले थे, तो ए माइनस बी माइनस सी नॉट इज इक्वल टू बच्चों आपका क्या हो जाएगा, ए माइनस बी माइनस। ये तो पक्का नहीं होगा, तो देखिए से पता चल रहा है बच्चों, ये दोनों कैसे संभव है बताइए। पहले बी माइनस सी किए, उसके बाद जो रिजल्ट है उसको ए से माइनस किए हैं, और ए माइनस बी माइनस सी, दोनों सेम चीज तो है ही नहीं। इसको आप सोल्व भी कर लीजिए, देख लीजिए, ऐसे भी देख लीजिए। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाए, ए माइनस बी प्लस सी, है ना। और ये तो आपको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ए माइनस बी माइनस सी, देख रहे हैं ना। तो दोनों बराबर तो संभव है ही नहीं। इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ को तो एकदम नहीं फॉलो करेगा, एकदम क्या मतलब एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो जब ऐसा ही बराबर नहीं है तो फिर आपका क्या होगा, इस प्रकार से वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे बराबर होगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि सब्ट्रैक्शन जो है ना रूल्स, वो एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो नहीं करता है। आ रही बात समझ में। चलिए, तो एसोसिएटिव लॉ को नहीं फॉलो किया, कम्यूटेटिव लॉ को नहीं फॉलो किया, यहाँ पर लिख सकते हैं डज नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, डज नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, डज नॉट फॉलो द एसोसिएटिव लॉ, डज नॉट फॉलो द एसोसिएटिव लॉ। आ रही बात में। सब्ट्रैक्शन का जो रूल्स होता है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। ये थर्ड पॉइंट हो गया बच्चों। फोर्थ पॉइंट देखिए, इफ ए प्लस बी और ए माइनस बी ओनली पॉसिबल ए प्लस बी और ए माइनस बी ओनली पॉसिबल होगा व्हेन बी का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, जीरो वेक्टर होगा। ए प्लस बी और ए माइनस बी वेक्टर है, ए प्लस बी वेक्टर है और ए माइनस बी वेक्टर है, ठीक है। ये तभी संभव है दोनों जब बी का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। बी वेक्टर अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चों ऐसे अगर लिखते हैं, इफ ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूं, ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। ये कब हो जाएगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। ये दोनों में अंतर है बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पर वेक्टर है, ए प्लस बी वेक्टर, ए माइनस बी वेक्टर है, ठीक है। तो ये दो वेक्टर बराबर कब होता है, जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो चाहिए। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं हो सकता, ना डायरेक्शन सेम हो सकता है। और मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं होगा, ठीक है ना। जिसके वजह से लिख रहे हैं बच्चों कि ए प्लस बी जो है ना, वो ए माइनस बी के बराबर संभव नहीं है। तब भी संभव है जब बी जीरो होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा। ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये बराबर हो सकता है मैग्नीट्यूड बाय जब एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, इस पर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया, जेईई मेन में, नीट में पूछा गया। आप चाहे तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं, कि सर ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो कब संभव है, जब तब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। आ रही बात समझ में। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड तो पढ़वे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab cos थीटा का अंडर है ना, और ये हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा का अंडर, है ना। इसको सोल्व करेंगे, रूट हटाइए तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab cos थीटा, और ये हो जाएगा कितना बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस 2ab cos थीटा। तो देखिए ए से ए कट गया, ए से ए कट जाएगा, तो हो जाएगा 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो थीटा इज cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 0, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90। तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर संभव है जब एंगल 90 डिग्री होगा। लेकिन a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी, ये तभी बराबर होगा जब b वैल्यू क्या हो जाएगा,
जीरो नहीं, बी वेक्टर जीरो होगा तभी होगा बच्चों। ठीक है, तो ये पॉइंट था बच्चों। एक और पॉइंट इसमें हम डिस्कस कर ही लेते हैं, इसको नोट कर लेंगे कॉपी में, ठीक रहेगा, ठीक है ना। चलिए, तो 5 पॉइंट हम लोग बच्चों डिस्कस कर लिए। अब 6 पॉइंट देखते हैं क्या है। 6 पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। 6 पॉइंट देखिए, तो कह रहे हैं क्या ना कि इफ ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड और ए के बराबर है, देन ए माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो हो जाएगा बच्चों 2a sin थीटा बाई 2। एडिशन में cos थीटा बाई 2 हुआ था, है ना। जब दो वेक्टर बराबर होता था तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता था वो 2a cos थीटा बाई 2 होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड चाह रहे हैं तो 2a sin थीटा बाई 2 होगा, जहाँ पर थीटा जो होगा बच्चों ये एंगल होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, और अगर हम लोग बच्चों इसमें थीटा इज इक्वल टू हम लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू ले लेते कितना ले लेते हैं 60 डिग्री अगर ले लेते हैं, तो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है पता है, ये 2a 60 हो जाएगा तो 30 हो जाएगा, साइन 30 कितना 1/2 कट जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा। ये कहना ये चाहते हैं कि a और b का मैग्नीट्यूड बराबर है, जो a के बराबर है, और उसका सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड भी अगर a के बराबर होगा तो ये तब भी संभव है जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। आ रही बात समझ में। तो इतने बातों को ध्यान में रखेंगे बच्चों सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर से रिलेटेड। अगले क्लास में हम लोग बच्चों इसको क्या करेंगे ना क्वेश्चन से देखेंगे। ठीक है, तो रहने